बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई है। वो अपने ही बनाए हुए कानून की भेंट चढ़ गई है और अपने 19 साला दौर में उन्होंने अपने वालिद शेख मुजीबर रहमान की रूह को भी शर्मिंदा किया। ये क्या मामला है? अब उनके पास क्या रेमेडी है इस सज़ा के खिलाफ? और दूसरा वही फैज़ हमीद साहब वाला मामला है। क्या फैज़ हमीद के साथ कुछ और लोग जो हैं उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में जाने वाला है, कोर्ट मार्शल होने वाला है। ये जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और फिर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई के वकीला ने अपनी तरफ से एक तहरीक शुरू कर दी है। इस तहरीक का अंजाम क्या होगा? कितनी देर तक ये तहरीक चलेगी? और इनके जो वकीला हैं इमरान खान के, जो मौजूदा लीगल टीम है इमरान खान की, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसकी गैर ज़िम्मेदारी है। उसके होते हुए मुझे इमरान खान बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, सीधी-सी बात है। और फिर एक कल केस लगा हुआ था गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का, तो उसमें इनके वकीला जो ख़ास तौर पे जो इनके पंजोथा साहब हैं, इंतज़ार पंजोथा साहब, उनको जो लाहौर हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, उन्होंने जिस तरीके से धोया है, वो भी बताएँगे आपको जनाब। पूरी कहानी जो है आपके सामने रखेंगे। पहले फैज़ हमीद साहब वाले मामले से शुरू कर लेते हैं जनाब। पूरा दिन शोर मचा हुआ है जनाब कि जनाब ये तो बात ठीक है, वो सज़ाएँ भी बताई जा रही हैं जनाब। 14 साल सज़ा हो गई है, जायदाद कुर्क हो गई है, रैंक खत्म हो गए हैं, पेंशन खत्म हो गई, मुराद खत्म हो गए। ये तो सीधी-सी बात है। चाहे 3 साल भी सज़ा हो, ये चीज़ें तो खत्म होनी है। रैंक भी ज़ब्त हो जाता है, जायदाद भी ज़ब्त हो जाती है, मुराद भी खत्म हो जाती हैं। और फिर जो शरीक मुल्ज़मान होते हैं, उनके खिलाफ भी ज़ाहिर कार्रवाई होनी होती है और कुछ लोगों का नाम ईसीएल में भी डाला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनका जो ट्रायल है, जो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था, वो उसका ट्रायल क्लोज़ हो गया हुआ है। अब ऑफ़िशियली अनाउंस करना है इनकी सज़ा को। तो 14 साल सज़ा कही जा रही है और कुछ लोग जो है 10 साल कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो ताज़ा तरीन मैंने पता की है ज़राए से, तो इनको जो सज़ा है वो 7 से 10 साल तक सज़ा जो है वो तजवीज़ की जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि एक इसमें जो वो चाहते ये हैं फौज वाले जिन्होंने ट्रायल किया है, इस्तिग़ासा जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, उनकी ये ख़्वाहिश है और जैक ब्रांच की ये ख़्वाहिश है कि कोई सुकम इस फैसले में कोई ऐसा सुकम ना रह जाए कि हाई कोर्ट में जाके, ज़ाहिर है इन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करना है। वैसे तो वो फैसला भी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि जनाब ये अपील का हक दिया जाए, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने अपील का हक नहीं दिया जाए। फिर रिट जुडिक्शन में 199 के तहत मुतल्लिका हाई कोर्ट में ये रिट दायर करते हैं, चैलेंज करते हैं कि जनाब ये ट्रायल जो है ये फेयर ट्रायल नहीं था। मुख्तलिफ जवाब बना के उनको चैलेंज किया जाता है। अब जो एक वो कह रहे हैं ना कि जनाब एक मामला ऐसा है जिसके वो जवाब जो हैं वो बड़े जनाब ठोस जवाब देने पड़ेंगे। किसको? वो अदालत जो है, जो फौजी अदालत है। वो मसला ये है कि इन्होंने जो सफाई के गवाहान की एक लिस्ट दी थी, 90 गवाहान थे उसमें, और उसमें जनाब ये 50 के करीब सियासतदान थे, 2 इमरान खान समेत 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी थे, और फिर 37 जो थे आर्मी के जो रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस अफ़सरान के नाम दिए थे। आईएसआई के साबिक 2 सरबराहान जो हैं उनके नाम दिए थे और साकिब निसार साहब का नाम दिया था, और वज़ीर-ए-आज़म के 2 साबिक मिलिट्री सेक्रेटरीज़ जो हैं ना, उनके नाम इन्होंने गवाह के तौर पे दिए थे। अब दिलचस्प बात ये है कि जो इन्होंने अपने कोई अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, वो उनके नाम दिए हुए थे, वो तो भुगत गए। सफाई दे गई ना, बड़ा ठीक बंदा है, कोई घपला नहीं किया, जो भी है। और 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक इनके कोर्समेट थे ब्रिगेडियर साहब, वो भुगत गए हैं, जिन बयान दे गए हैं। अब मसला ये बना हुआ है कि जो 90 में से चंद एक गवाह जो हैं वो विटनेस बॉक्स में आए हैं, तो बाकी क्यों नहीं आए? तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना फिर कोई ना कोई। तो ये इनके खिलाफ ये अपील में जब जाते हैं या रिट में जब जाते हैं, तो ये इनके पास तो जनाब ये ठोस एक मौक़िफ़ होगा कि जनाब ये देखें, मैंने
90 लोगों का कहा था जनाब, गवाहों की लिस्ट नहीं थी, लेकिन जनाब आई नहीं। अब या तो फिर ये है कि अदालत कहेगी जनाब हमने बुलाया था वो नहीं आए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। ये एक मसला थोड़ा सा मेरा ख्याल है बना हुआ है। और दूसरी बात यह कि कल मैंने कहा था जनाब, इन्होंने जो अपने फुटप्रिंट हैं 9 मई वाले वाक़ये के हवाले से, वो इन्होंने ज़ाया कर दिए, तल्फ़ कर दिए। अब पता ये चला है कि इन्होंने, यानी वो मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब ये इमरान खान की गिरफ्तारी और 9 मई वाला वाक़या, उस दौरान ये सारे जितने भी साबिक़ फौजी जो इनके जर्नैल, जनरल, ब्रिगेडियर वगैरह जो इमरान खान के हामी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके जो मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप वगैरह खामोश, कुछ नहीं मिल रहा उससे। लेकिन कुछ ऐसी शहादतें ज़रूर मौजूद हैं कि इनका 9 मई में ट्रायल होना है, ये वाले साहब जो, और इनके साथ इमरान खान का ट्रायल होना है। अब ऐसी शहादत भी मौजूद है कि ज़मान पार्क में 2 हसासदारों के 2 अफसर जो है ना, वो इमरान खान से मिलते हैं, और इमरान खान जनाब वहाँ जो, जैसे इमरान खान की आदत है कि जनाब अगर मुझे गिरफ्तारी से पहले की बात है, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो जनाब पूरे मुल्क में आग लग जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। और फिर इमरान खान साहब ने वहाँ ये बड़क भी मार दी कि जनाब ये फैज़ हमीद ने पूरा प्लान किया हुआ है। अब वो 2 गवाहान जो सिविल अदालतें हैं उनमें अभी तक पेश नहीं हुए, वो रखे हुए हैं जनाब महफूज, वो वाला ट्रायल जब 9 मई का ट्रायल जो कोर्ट मार्शल होना है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना, इमरान खान फैज़ हमीद के साथ उन्होंने जाना है वहाँ, और दूसरा मुझे जो बताया गया कि मलिक रियाज, ये बड़ी हैरत की बात है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं मलिक रियाज की बड़ी ताकत है, उसको लाना चाहें तो जनाब 1 हफ्ते में पाकिस्तान में वापस लाया जा सकता है, रेड वारंट, ये वो जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि जनाब जो अगला केस तैयार किया जा रहा है, उसमें जो माली मावनत है सारी, वो मलिक रियाज की है। जो सारी जितनी भी तहरीक चली है, ये जो आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए, आसम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए जितनी भी इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, जो भी किए, उसमें जो पैसा था ना, पैसा वो मलिक रियाज का था, खुला पैसा लाया उन्होंने। और ये प्लानिंग जो थी, ये भाई साहब ने की है, फैज़ हमीद साहब ने, और इमरान खान ने ये तस्लीम किया है कुछ लोगों के सामने, और वो लोग जो हैं गवाह के तौर पे ये आम अदालतों में पेश नहीं हुए, वहाँ पेश होंगे, ये मुझे पता चला है। और दूसरी बात ये है कि जनाब जो तहरीक 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ जनाब वकला ने शुरू कर दी है, ये पहली बात ये है कि जनाब ये कराची में कोई एहतजाज वगैरह किया है वकला ने, और ज़्यादातर वकला वही हैं जो पीटीआई के साथ जिनका तल्लक है, जब प्रोफेशनल ग्रुप के साथ, हामिद खान ग्रुप जो है उनके साथ जो तल्लक है जिन लोगों, वही आए हैं। अब ये देखें, उन्होंने खुद ये ऐलान किया था, जो वकला की अक्सरियत है जो मैंने देखा है लाहौर में, वकला की अक्सरियत जो है वो इनके साथ नहीं है। ये इन्होंने जब इलेक्शन हुआ है, 2 इलेक्शन हुए ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ है अक्टूबर में, और फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुआ है अक्टूबर ही में, ये इलेक्शन हुआ है जो सूबाई बार काउंसिल हैं उनका इलेक्शन हुआ है। तो ये जनाब इन्होंने ये ऐलान किया था जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है, और 27वीं आईनी तरमीम जो एहसन बून ग्रुप है, आप कह लें जनाब जो सरकारी ग्रुप है, ये कह लें आप, आजमगीर तारड़ ग्रुप, उन्होंने ये बरमला कहा था, ऐलान किया था दोनों इलेक्शनों के मौके पे जनाब 26वीं आईनी तरमीम भी आई थी, अब 27वीं आईनी तरमीम आएगी और आईनी अदालत बनेगी। और इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के बयानात मौजूद हैं, और बाकी वकला के मौजूद हैं, हामिद खान के मौजूद हैं कि जब 26वीं आईनी तहरीक वो तरमीम के खिलाफ हमने तहरीक चलानी है, अदलिया को आज़ाद करवाना है और आइन को असल हालत में बहाल करवाना है, ये रेफरेंडम है, इन्होंने ये कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन ये हार गए, इसका मतलब है कि रेफरेंडम भी हार गए। वकला ने 26वीं आईनी तरमीम को भी कबूल कर लिया, उसके हक में वोट दिए, और 27वीं आईनी तरमीम जो उस वक्त तक नहीं आई थी उसके भी हक में वोट दे दिए। ये शायद पहला मौका था कि जनाब ये जो मौजूदा बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, ये तमाम स्टेशन से जीती, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, जहां जहां भी वो पोलिंग स्टेशन बने हुए थे। और उसके बाद जो सूबाई बार काउंसिलें थी वहां भी ये जीते, कराची से भी जीते, लाहौर से भी जीते, पेशावर से भी जीते। बलूचिस्तान में ये जो है वो दूसरा ग्रुप जो है
वो उसने अक्सरियत हासिल की है। और अब सोशल मीडिया पे जो मर्जी कहते रहे, जमीनी हकायक जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो जो सुप्रीम कोर्ट का भी इलेक्शन जीत गए थे, सूबाई बार काउंसिल भी सारे जीत के बैठे हुए हैं, लेकिन जो जमीनी हकायक है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि जिन्हें ये सूबाई बार काउंसिलों के इलेक्शन, हाँ इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है वो भी, वो जो प्रोफेशनल ग्रुप हारा हुआ है, वो बून ग्रुप जीता हुआ है। और ये तहरीक इन्होंने किस बलबूते पे चलानी है? मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब अतर मुल्ला के साथ लोग इतनी नफरत करते हैं। इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। उन्होंने जब चीफ जस्टिस थे तो वो जो मामला नहीं हुआ था चैम्बर्स वकला के चैम्बर्स वाला, तो उन्होंने 2-3 माह जो वकील अंदर रहे थे, वो नफरत करते हैं, वहां तो जा नहीं सकते ये। हाँ, उम्मीद है इनको जनाब, शायद वो जो मंसूर अली शाह साहब, उनकी इज्जत है जनाब, वो कराची से शुरू करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो कल इन्होंने यानी पीर वाले दिन जो इन्होंने एहतजाज किया कराची में, कुछ थोड़ा बहुत जो है वकील नजर है, लेकिन लाहौर में जो इनकी सूरत हाल थी वो मैं अगर आपके सामने रखता हूँ तो आप हैरान होंगे कि इससे ज्यादा तादाद तो जो इंसाफ लायर्स फोरम है उनके वकला अरकान की है, जितने लोग वहां गए हुए थे। ये आप देखें, जो जनरल हाउस, जो लाहौर हाईकोर्ट बार ने, बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस का इजलास बुलाया हुआ था, उसमें 2 काम करने थे, 27वीं आईनी तरमीम की मजम्मत करनी थी और दूसरा जिन जजों ने इस्तीफे दिए हैं उनको खराज तहसीन पेश करना था। अब इसमें जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसके वकला भी थे और लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला भी थे। अब ये आप देख लें, जो जनरल हाउस हो रहा है, जो इजलास आम हो रहा है, उसमें कितने लोग हैं, ये आप हैरान होंगे। ये तो यार गटर बंद हो जाए ना किसी वकील की गली का, वो करारदाद पेश करे तो उसमें से ज्यादा लोग आ जाते हैं। और उसके बाद जनाब इन्होंने एक रैली भी निकाली। अब रैली क्या निकाली है, रैली भी देख लें आप कि कितने लोग हैं। और रैली में जो लोग हैं, जो चेहरे नजर आ रहे हैं, अगर आप मुख्तलिफ अजला से तल्लक रखते हैं और पहचान सकते हैं आप इनमें, वजीराबाद से लोग आए हुए हैं, कहीं और शहरों से, यानी पूरे पाकिस्तान से इन्होंने अपने लोग, सॉरी पूरे पंजाब से इन्होंने लोग अपने इकट्ठे किए। लेकिन फिर भी 100, 125, 110 के करीब जो लोग हैं, जो 150 लगा लें, और रैली निकाली है जनाब। जो हाईकोर्ट बार है उसका जो दफ्तर है या जो बार रूम है, वहां से ये जनाब जीपीओ चौक तक, अंदर अंदर ही ये गए हैं, जीपीओ चौक पे खड़े हुए हैं और खड़े भी नहीं हुए वहां। जब ये कहते हैं कि टोटल जनाब 7 या 8 मिनट या 9 मिनट, इससे ज्यादा वो रैली का टाइम नहीं था। वो निकले हैं, गए हैं और वहां गए जनाब, वहां को एक आध तकरीर हुई, नारे नूरे लगे और फिर जनाब खत्म। ये हो गया, यानी कि वो जो कानून की खिलाफ वर्जी, सड़क रोकना, ये वो जैसे ट्रैफिक रोक देते, वो भी ये इस हद तक ये खौफजदा है। तो इन हालात में ये तहरीक कैसे चला सकते हैं? क्योंकि वकला की अक्सरियत इनके खिलाफ है। वो जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं वकला के, बारों के, वो तो इनके खिलाफ वोट दे के गए। रेफरेंडम अगर था, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम भी कबूल कर ली और दूसरी पार्टी ने जो कहा हुआ था जनाब ये 27वीं बुलाएंगे, 27वीं को भी उन्होंने शर्फ कबूलियत बख्श दिया हुआ है। और दूसरी जो इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जनाब उनका वो ट्रायल श्रायल उधर चलने वाला है, जो होने वाला है। तो जो मौजूदा लीगल टीम है ना, इसके बस का रोग मुझे नजर नहीं आ रहा। जो मर्जी अदालतों को इल्जाम देते रहे, अदालतों ने थोड़ा रिलीफ दिया यार इमरान खान को। उस वक्त तो जनाब जज ही वकालत करते थे, इनके वकील होते थे, इनको बोलने की जरूरत नहीं होती थी, काम ठीक हो जाता था। अब सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान की कुछ दरखास्तें हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी हुई है कि जिसमें ये कहा हुआ है कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं ना उनको यकजा कर दिया जाए। समात हो रही थी पीर वाले दिन, कल उसकी जो आलिया नीलोवाला साहब चीफ जस्टिस लाहौर उनके बेंच में उसकी समात थी। तो ये जनाब लोग जो है वहां, वो बंदे मौजूद भी था, वो अदम पैरवी पे वो खारिज कर दी गई। अब जो इनके इंतजार पंजोता साहब हैं, उनको कैसे धोया वो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक रिपोर्टर ने ये ट्वीट कर दिया कि जनाब ये देखें इनकी कारकर्दगी, कि जनाब अदालत में कोई मौजूद ही नहीं था और अदम पैरवी की बुनियाद पे कि कोई वकील नहीं है तो ये खारिज कर देगी दरखास्त। तो जनाब उसके ऊपर जनाब इंतजार पंजोता साहब ने ट्वीट किया, जवाब दिया कि जनाब ये गलत बात है। तो हमारी तो पूरी लीगल टीम वहां मौजूद थी,
लेकिन फिर आलिया नीलम को आगे जनाब उन्होंने इल्ज़ाम देने शुरू कर दिए कि वो कहती हैं कि जनाब ये आपके जो वकालतनामे हैं, ये नए वकालतनामे दें, आपके जो वकालतनामे ये तो उस वक्त है जब इमरान खान जेल में नहीं गया था, अब तो जेल के बाद जाने के बाद सूरत बदल गई हुई है, तो नए वकालतनामे दें आप। सारा मुद्दा उनके ऊपर डाल दिया और कह रहे हैं हमारी लीगल टीम मौजूद थी। इसके जवाब में कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर जो हैं मोहम्मद इशफाक, वो इनको जवाब देते हैं। वो कहते हैं जनाब पंचोचा साहब जो हकायक दुरुस्त रखें, आप ये क्या बात कर रहे हैं। वो 3 मरतबा वहाँ जो है ये आवाज़ पड़ी है इस केस की, 3 मरतबा कॉल हुआ है, लेकिन कोई वकील अंदर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये केस जो है अदम पैरवी की बुनियाद पे खारिज हुआ है। उन्होंने ये इनको धोया। अच्छा फिर एक और इन्होंने भी बात कर दी। अब पहले कह रहे हमारी लीगल टीम थी अंदर, फिर एक और बात कर दी कि पंजाब हमारा एक वकील है जनाब कहते हैं इरफान कलार, वो अंदर मौजूद थे। उन्होंने फिर धोया इनको कि जनाब कोई वकील नहीं था इरफान कलार को। फिर 3 मरतबा कॉल किस लिए हुआ केस, 3 मरतबा मैंने खुद पता किया है मुख्तलिफ रिपोर्टर से, अदालती अमले से, कि कोई बंदा मौजूद नहीं था। 3 मरतबा कॉल हुआ है। और फिर अच्छा फिर ये देखिए ये इतने नैले हैं, इनके पास बड़ा एक अच्छा जवाब था, ये बहाना बड़ा अच्छा था, लेकिन वो बहाना यानी कि इनके वो कहने कुंत ज़हन है ना, वो बहाना क्या मैं बता देता हूँ क्या बहाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रेस रिलीज है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। ये 15 तारीख को एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी कि जनाब 27 आईनी तरमीम के खिलाफ जनरल लॉस होगा, और जो मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने रिजाइन कर दिया उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जनाब जनरल लॉस होगा। और फिर आगे जो लिखा हुआ है कि जनाब 17 नवंबर को, यानी 17 नवंबर को हड़ताल होगी, हड़ताल की जाएगी, सिर्फ अर्जेंट केसेस में पेश होंगे वकला। अब इनके पास बड़ा अच्छा एक जवाब था जनाब, क्योंकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी हुई थी, इसलिए जनाब हम पेश नहीं हुए अदालत में। हड़ताल की कॉल तो इन्हीं के मुतालबे पे थी ना, इन्हीं की टीम है ना ये जो बॉडी बैठी हुई है यहाँ लाहौर हाईकोर्ट बार में, तो ये सीधा सीधा बहाना था ना, हड़ताल थी हम तो पेश नहीं हुए। और मजे की बात यह है कि एक भी केस जो है वो हड़ताल की वजह से एडजस्ट नहीं हुआ, पूरी हाजिरी थी। अच्छा आमतौर पे लोअर कोर्ट में ना जो वकला है वो बड़े शौकीन होते हैं छुट्टी करने के, हड़ताल की कॉल आ जाए तो छुट्टी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ दहशतगर्दी की अदालतों में, आम अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में, खुसूसी अदालतों में, हर जगह वकला जो है वो पूरे थे तमाम मुकदमात में। और ये जनाब रैली निकाल रहे थे, 100-150 बंदा वो पूरे पंजाब से इकट्ठा करके जनाब इन्होंने वो रैली निकाली है। वो जनरल उसका आप हाल देख लिया आपने। तो ये सर मामला है। तो इन हालात में इस तरह ना तहरीक चलनी है और ना ही इमरान खान ने बाहर आना है। इन लोगों के कहने पे इन लोगों की तहरीक के नतीजे में किसी के नतीजे में ना वो खत्म होनी है जो अब तक की सूरत हाल है। आगे जाके मामला किस तरफ जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है मुझे यही लग रहा है। और हुकूमत के भी ABC की एक प्लान है कि ठीक है जनाब आए करें एहतजाज, अगर कर सकते हैं तो कितने लोग निकलते हैं तो ठीक है दें मौका इनको जनाब। और फिर अगर ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करते हैं तो फिर जनाब इनके साथ सख्ती की जाए। सख्ती जब करती नहीं रियासत, वो जब उनके खिलाफ तहरीक चल रही थी ना इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, तो लाहौर हाई कोर्ट के वकला जो काबू नहीं आ रहे थे, तो फिर जनाब उस वक्त इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो फवाद चौधरी के चचा हैं वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने फिर जनाब आर्डर किया कि जनाब तो दे वकीलन। सर वो मारा था उन्होंने, ना कोई कैमरों का लिहाज, वो पकड़ते थे और कैसे गाड़ी में फेंकते थे मैंने देखा हुआ है, मैं मौजूद था उस वक्त वहां पे। तो सर कई हफ्ते जो है वो संसान बार में वकील नजर ही नहीं आता था। और बाद में वो क्योंकि सारे वकील तो अंदर हो गए, तो फिर हाई कोर्ट वालों ने सोचा यार आप क्या करें, फिर एक दरखास्त दिलवाई गई जनाब इनको, जनाब सबको एक ही दरखास्त के जरिए ना सबको रिहा कर दिया गया कि यार अदालत का काम भी रुक गया, ये भी गल है। लेकिन जो रियासत आंदी है ना किसी काम से, तो फिर इंजी कार्रवाई बनती है। और अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ, हसीना वाजिद साहबा वाला जो मामला है। तो हसीना वाजिद साहबा जो हैं ये तकरीबन 19 साल वहाँ बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही, और अपने दौर में इन्होंने जो किया है यानी वो खालदा ज़िया भी अंदर, जमात इस्लामी वालों को ख़ास तौर पे जमात इस्लामी वाले जो हैं उनको जनाब सजाए मौत, फांसियाँ, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो अब जो इनको जो सजाए मौत हुई है ना हसीना वाजिद को, ये जो इनके खिलाफ मुजाहरे हुए थे, मुजाहरीन को कत्ल करने के इल्ज़ाम में,
इनके खिलाफ वो ट्रायल हुआ और 3 रुकनी ट्रिब्यूनल था और उस ट्रिब्यूनल का नाम है जब इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल एम ही डाला हुआ उसमें, इंटरनेशनल के चक्कर चक्कर कोई नहीं उसमें। ये मुकामी कानून के तहत बना हुआ है और 2010 में बना था और ये इन्होंने बनाया था। ये कानून जो है ना इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल वाला, ये हसीना वाजिद ने अपने दौरे हुकूमत में 2010 में इन्होंने ये कानून जो है ये बनाया था और उसके तहत में जनाब सजाए मौत और पता नहीं क्या क्या हुआ, वो थोड़ी तफसीलात में बताता हूँ आगे जाके आपको। तो जनाब कहते हैं कि इन मुजाहरों में 1400 जो लोग हैं ना वो शहीद हुए इन मुजाहरों में। और फिर इनके एक वजीर दाखिला थे वो भी मफरूर हैं, असदुज़्ज़मा खान, तो वो जनाब उनको भी सजाए मौत हो गई है इसी केस में, इसी मुकदमे में। एक मुकदमे में इनको उम्र कैद भी हुई है और उस वक्त जो आईजी थे ना ढाका के, वो जनाब सुल्तानी गवाह बन गए इस केस में। जैसे ये इमरान खान और फैज मीद वाले केस में कुछ सुल्तानी गवाह बनने हैं जो मैंने अर्ज की है वहां भी। अच्छा, फिर इन्होंने जनाब फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया, जनाब सजाए मौत होगी इसको, तो जनाब ये आप इंडिया से जनाब ये हमारे हवाले करें। इंडिया में बैठी हुई वो, तो इंडिया ने बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया है कि हम वहाँ आपके मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, अमन चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो हवालगी के हवाले से हमारे हवाले करें, उसके जवाब में उन्होंने कहा जनाब कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स से तमीरी राब्ते कायम रखेंगे, ये उन्होंने जवाब दिया है। तो बहरहाल ये लगता नहीं कि वो वापस करें हसीना वाजिद को। अब ये भी बातें हो रही हैं जनाब, देखें हसीना वाजिद जनाब 78 साल की बूढ़ी खातून है, तो इन्होंने जिन लोगों को सजाएं दी थी वो 72 साल के बाबे थे ना उसमें, इसके हम उम्र, वो भी अब 78 साल के हो जाने थे ना। ये जो 2016 में जो सजाए मौत दी थी मतीउर रहमान निजामी को, ये जमात इस्लामी के अमीर से, इनको मई 2016 में फांसी हो गई थी और फिर इनके पास एक वो मैं कहते हैं रेमेडी क्या है, रेमेडी इनके पास ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। इन्हीं का बनाया हुआ कानून है कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सजाए मौत सुनाई थी ना इस ट्रिब्यूनल ने, उनमें कई एक लोगों की सजाए मौत जो उम्र कैद में भी तब्दील की थी। जैसा कि सितंबर 2014 में जो जमात इस्लामी के अमीर थे उस वक्त, जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, हुसैन सईदी, उनको उनकी सजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसा होता है जहाँ जमहूरी ममालिक जो इस तरह के जमहूरी ममालिक हैं, हमारे यहाँ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो फांसी दे दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल बाद, 30 साल बाद तकरीबन, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा, फिर जाके जनाब उनका जनाब उनका वो जो ट्रायल था वो ठीक नहीं, फेयर ट्रायल नहीं था। इसी तरह तुर्की में अदनान मेंदेरेस जो हैं उनको 50 की दहाई में फांसी लगा दिया गया था और फिर वो 90 के करीब, जो दहाई के करीब, और फिर उनको जो है तुर्क जो पार्लियामेंट है उसने, वो इस्लाम पसंद थे ना वो, तो जनाब कहा जनाब ये आइन के खिलाफ चल रहे हैं, बुनियादी आइनी ढांचे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये अजान की इजाजत दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, हज की इजाजत दे रहे हैं। तो फिर वो उनको जनाब वहाँ की पार्लियामेंट ने उनका जो फैसला था सजाए मौत का वो कलअदम किया। फिर उनके नाम पे जो अजमेर एयरपोर्ट का नाम रखा गया, बहुत सारी सड़कों के नाम, यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे, ये हो जाता है हालात। लेकिन ये हसीना वाजिद जो है ना, इन्होंने, हाँ, परवेज मुशर्रफ को भी, अब परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ जो सजाए मौत, अगरचे उस पर अमल नहीं हो सका था, वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन उसको अनजस्टिफाई नहीं कहते लोग, वो कहते हैं ठीक है। और जो हसीना वाजिद ने जो मुजालिम किए और जो इन्होंने, ये पहले देखे कि 6 जो जुल्म की इंतहा देखे कि सारे जितनी भी जमातें थी, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी जमातें, सबको पाबंदियां लगी हुई थी, खालिदा जिया भी अंदर पड़ी हुई थी। और इन्होंने जनाब ये 1971 की जंग का बहाना बना के ना वहां जनाब ये अलबदर अल शमस और ये वो पता नहीं क्या क्या अपने करतूत नहीं देखे इन्होंने। और जनाब इन्होंने ये नवंबर 2017 की मैं बात बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी के 6 लोग जो हैं उनको सजाए मौत सुना दी थी, अबू साले मोहम्मद अब्दुल अजीज समेत। ये इनका हाल था। और इससे पहले भी ये इन्होंने जो फांसियां वगैरह हुई भी हैं लोगों को ना, वो एक वो थे चौधरी साहब, क्या नाम था उनका, सलाहुद्दीन कादर चौधरी,
वो उन्होंने वो मुस्लिम लीगी थे किसी दौर में, तो वो जनाब बांग्लादेश नेशनल पार्टी के थे, तो उनको भी जनाब इन्होंने वो फांसी दिला दिया था। उन्होंने ये दिलाई, वो उन्होंने मुझे सबूत भी दिया कि जिन दिनों के इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं उसमें पंजाबी उसने पढ़ता था, ये देखे मेरी हाजिरियां लगी हुई हैं, सर्टिफिकेट आए हैं, लेकिन ये ट्रिब्यूनल ने नहीं माना था कि जनाब नहीं चले दौड़े आप। तो बहरहाल उनको ये सजाए मौत हुई थी 21 और 22 नवंबर, साल मेरे जहन से निकल रहा है। तो बहरहाल ये, अब जो मैं कह रहा हूँ अपने बाप को भी शर्मिंदा किया। ये जनाब जो इनके वालिद है ना शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ये वादा किया था कि जनाब ये जो 1971 वाले मामला थे ना, उनमें किसी के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा जंगी जराइम में। अब इन्होंने ये कहा अपने अब्बा के बरक्स खातून ने कि जब तक वो यहाँ जो आगे बढ़ने के लिए बांग्लादेश में और अमन के लिए और यकजहती के लिए जरूरी है कि उन लोगों को जनाब सजाएं दी जाएं जो 1971 वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के हामी थे। अच्छा, अब मजे की बात यह कि जिन लोगों को सजाएं सुनाएंगी ना, उनमें बहुत सारे जो थे अरकान असम्बली भी थे, यानी कि इलेक्शन लड़े, वजीर भी रहे, उनको ही पकड़ लिया इसने। यानी अवाम की नजर में तो दुश्मन नहीं थे ना फिर वो लोग, अवाम ने तो उनको कबूल किया, सर आंखों पे उठाया, इलेक्शन जितवाया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जनाब ये बांग्लादेश के दुश्मन है, इनको पकड़ना ही पकड़ना है। अब जो मैं बात करूं बाप को शर्मिंदा करवाने वाली बात, ये दिल्ली में कुछ मुज़ाकरात हुए थे, ये 6 अफ्रीकी मुज़ाकरात थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के वज़ीर ख़ारजा की सतह का एक माहदा हुआ था। ये 5 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 1974 तक ये एक माहदा हुआ था, और इसमें जो दस्तखत है ना, ये तीनों वज़ीर ख़ारजा थे, और बांग्लादेश की तरफ से जो थे वो कमाल हुसैन ने दस्तखत किए थे, उनके नुमाइंदे के तौर पे, शेख मुजीबुर रहमान के नुमाइंदे के तौर पे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो बांग्लादेश की हुकूमत है उसने ये कहा है कि 1971 के वाक़यात की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और 195 पाकिस्तानी जो थे उन्होंने पकड़े हुए थे जंगी जराइम में, वो छोड़ रिहा कर दिए थे उन्होंने इस माहदे के बाद। दीगर जो जंगी कैदी आए थे ये भी उसके साथ ही उनके साथ वापस आए थे। और फिर जनाब इसका पैराग्राफ नंबर 14 है इस माहदे का, उसमें लिखा हुआ शेख मुजीब का एक ऐलान है, उसको शामिल किया गया है इस माहदे में, और वो कहते हैं कि जनाब कि 1971 में रवा रखी जाने वाली चीरा दस्तियों और तबाही को भुलाकर नए सिरे से सफर का आगाज किया जाए, जो अपने अवाम से अपील कर रहे हैं। और आगे जाके पैराग्राफ नंबर 15 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक बयान है, उनकी अपील है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश से अपील की है कि माजी को बुलाकर गलतियों को माफ कर दिया जाए। कहते हैं ना माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, ये तो मंगी हुई है माफी। वो जो मैंने कहा ना कि वहां के लोग जो खुश हैं, अब जो ट्रिब्यूनल ने जब फैसला सुनाया है वो जरा देखिए। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. यार किसी को सजाए मौत होने पे कोई इस तरह अदालत में तालियां भी जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि लोग बड़े तंग थे और लोगों की ख्वाहिश थी। वैसे इन्होंने जो जाके बैठ गई थी इंडिया की झोली में, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत, और पूरी नस्ल इन्होंने, बल्कि 2 नस्लें इन्होंने तैयार की थी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पे। वो जो कल्ट फॉलोइंग, उसी तरह के अंधे मुकल्लिदीन जैसे पाकिस्तान में एक शख्स ने तैयार किए इसी तरह के। लेकिन ज़ाहिर है वक्त का पहिया बड़ा जालिम होता है, वो कहता है पीसता है लेकिन बहुत बरीक पीसता है, स्लो पीसता है लेकिन पीसता बहुत सख्त है, बरीक है। तो इसी तरह की सूरत वहां बनी है। अब देखें आगे क्या सूरत बनती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तो उन्हें फिर ज़ाहिर है बांग्लादेश में आना, वो बांग्लादेश वापस आना पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि ना फांसी तो शायद ना लगे, लेकिन वो बांग्लादेश आ नहीं सकेंगे सरहद से, जो हालात हैं वहाँ के, ये लग रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।